लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी जो आई हुई है इसको हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुआ है, इसको हम पूरा इसमें कवर करेंगे। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि जो विज्ञापन है इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये जो है 14 मार्च से इसका जो मतलब है ये जो वैकेंसीज है ये रिलीज की गई है। लेकिन अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी तिथि जो है ये जो है 3 अप्रैल है। आप 3 अप्रैल 2024 तक आप इसको भर सकते हैं, वो भी रात्रि 12 बजे तक, या पूरा यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इसके बारे में बताया गया है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे जो पेमेंट करने की भी अंतिम तिथि भी जो भी 3 अप्रैल ही है। और यहाँ पे जो मतलब कि ऑनलाइन जो आवेदन करते समय अगर आपका कुछ करेक्शन हो या परिवर्तन करना हो या कुछ संशोधन करना हो तो आप 9 अप्रैल तक इसको कर सकते हैं। 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपका संशोधन हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात रही। अब हम मूव करेंगे अगले इंपॉर्टेंट जानकारी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा जो चेंजेस हुए हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार इसमें जो है ये हुआ था कि जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक प्रकार की ही होगी, यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी परंपरागत रूप से, और एवं यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है। ठीक है, इसकी जानकारी जो है ये आप देखना चाहें तो जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं अगर इनको देखना चाहें तो आप जो है इस नोटिफिकेशन के परिशिष्ट 8 में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मतलब वो जो मुख्य परीक्षा का जो आयोजन होगा वो यहाँ पे उनके सेंटर्स बताए गए हैं, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून। यानी कि मुख्य परीक्षा के ये 3 सेंटर हैं, यहाँ पे ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये आप यहाँ पे अगर आवेदन करना चाहें तो आप यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अब इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो EWS का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 3 अप्रैल, यानी कि 3 अप्रैल से पहले की आपके पास होनी चाहिए, जो कि वैलिड माना जाएगा। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो है यहाँ पे वैकल्पिक होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है ये ऑलमोस्ट जो एक यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई में जो है ये अनुमानित है, ये आयोग के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, प्रस्तावित है। यानी कि जुलाई, यानी कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च से लेकर के जुलाई, यानी कि जुलाई में प्रस्तावित है, तो जुलाई से पहले नहीं होगी। तो ये तो इसका तो क्लियर ही है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ वैकेंसीज का जो है डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अभी जो कुल जो डिप्टी कलेक्टर के लिए जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे रिक्तियों को भी बताया गया है। यानी कि 9 पद जो है अभी भी खाली हैं, लेकिन पोस्ट अभी कितनी है, 8 पोस्ट जो है डिप्टी कलेक्टर जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। OBC में केवल एक ही पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो मतलब पोस्ट है उनका भी वर्गीकरण दिया गया है। लेकिन टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल करके जो सामने आई हैं ये आई हैं 105। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 105 टोटल पोस्ट हैं। ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। और फिर आप यहाँ पे अदर अदर कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो टोटल क्या है 189 पद जो है यहाँ पे रिक्त बताए गए हैं। यानी कि इन फ्यूचर में ये जो 189 पद हैं ये इसमें भी मर्ज किए जा सकते हैं। ये ऐसा आयोग के द्वारा कहा नहीं गया है, ये बताया गया है कि सरकार इन रिक्तियों को जो है घटाई या बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये नोटिफिकेशन में आया है तो ये जो है पद यहाँ पे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सभी को पता है कि आपको आपके पास जो है बेसिक स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन भी दिए गए हैं कि उनके लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई है। ये देखिए, जैसे कि आप ऊंचाई समान वर्ग से हैं तो 167 टोटल मान के चलिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये पुलिस विभाग के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मार्क करके रखा गया है, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा लॉस ना हो और आपको एक जानकारी भी आप तक पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीस की बात करें तो टोटल अभी जो एप्लीकेशन फीस 150 रुपीज़ रखी गई है, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी जोड़ी गई है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 172 समथिंग कुछ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा, लेकिन अब यहाँ पे ये साफ साफ बताया गया है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा ये क्या है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। इसके अंक जो होंगे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जोड़े नहीं जाएंगे। ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जोड़े नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे पिछली बार की तुलना में क्या था, पिछली बार में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार में जो है निगेटिव पद्धति अपनाई गई है। कितनी अपनाई गई है, 1/4 जो है यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। पेपर फर्स्ट यानी कि जो प्री का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें से जो सेकंड वाला पेपर है यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आप कह सकते हैं,
उसमें क्या है 33% मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है, तभी जो है आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स को। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि याद रखनी है। पिछली बार क्या था, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है और ये 33% आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर की को लेकर के बताया गया है आयोग के द्वारा कि जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे आंसर की से संबंधित यानी कि उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट यानी कि जब परीक्षा समाप्त होगी उसके 1-2 घंटे बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा, और जिससे 7 दिनों के भीतर किसी भी प्रश्न पत्र को संबंधित किसी भी प्रश्न को आप संबंधित उत्तर के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपये शुल्क रखी गई है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया कि चार विकल्प दिए जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए जो उत्तर के रूप में यहाँ पे 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से अगर आप गलत मार्क करते हैं तो 1/4 आपको दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको एक से अधिक उत्तर देते हैं तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो उसे उसके दंड नहीं दिए जाएंगे, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, मूव करते हैं अगली जानकारी पे। यहाँ पे कुछ जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन, ये मैंने पहले ही आपको बताया दिया कि 3 सेंटर्स हैं, हल्द्वानी, देहरादून और जो है हरिद्वार, ये आपको पता ही है। क्विकली मूव करेंगे हम, फटाफट इसको देखते हैं ताकि इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे, ताकि हमें क्या क्या कैसी स्ट्रेटजी बनानी है पता चले। पिछली बार अगर आपने एग्जाम को दिया था तो सोच रहे हो कि इस टाइम भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। ये आप यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, ये क्या है, ये जो है वहाँ पे ये जो कुछ जो है लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 सेंटर जो है बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो प्रश्न पत्र प्री में क्या है, 2 प्रश्न पत्र के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल जीएस का सेक्शन आएगा, उसके लिए क्या है प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, और पूर्णांक कितने होगा 150, यानी कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 का पूर्णांक, और समय आपको कितना मिलने वाला है 2 घंटे मिलेगा। ठीक है, फिर यानी कि अगर जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो यहाँ पे कितना होगा 1.5 अंक का होगा, यानी कि 1.5 मार्क का होगा, और पूर्णांक कितने का होगा यहाँ पे 150। इसके लिए भी सेम एज आपको 2 घंटे मिलेंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 नंबर का मार्क्स का एग्जाम होगा और 4 घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें से निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, ये कुछ ओवरऑल जानकारी रही। अब ये यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो है सिलेबस भी दिया गया है, जैसे कि सामान्य हिंदी, और 3 घंटे इसके लिए दिया गया, पूर्णांक जो है 150। फिर इसके बाद जो है एसए का पेपर आएगा। फिर यहाँ पे अभी इसका डिटेल सिलेबस भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। फिर यहाँ पे क्या है सामान्य अध्ययन यानी कि GS1 का पेपर है, GS2, GS3, 4, 5, 6, यानी कि 6 पेपर है। एज इट इज अगर देखा जाए तो जो यूपीपीएससी का जो पेपर होता है सेम एज इट इज उसी के पैटर्न पर ही इसको रख दिया गया है कि आपको जो है 6 पेपर देखने को मिलेंगे जीएस के। ठीक है, अब इसका डिटेल सिलेबस भी देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखित परीक्षा का कुल योग होगा कितने का होगा 1500 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो साक्षात्कार यानी कि व्यक्तिगत परीक्षा यानी इंटरव्यू के मार्क्स कितने होंगे 150 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। टोटल अंक की बात करें तो जो है ये 650 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है टोटल। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि जो इसके सिलेबस की बात करें, इसके सिलेबस के लिए मैंने पहले बताया आपको जो है 150 का पूर्णांक होने वाला है, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए समय आपको मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है ये भी इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको क्या देखना है कि जो प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे लिखा हुआ, जिसमें से देखना हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। फिर इसके बाद देखिए आप डायरेक्ट जो है संगम युग जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मेन हेडिंग ये आपको दी गई है। प्राचीन इतिहास के प्रागैतिक काल के लिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, और संगम युग आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है महाजनपद और जो है मगध का उत्कर्ष, ये मगध के बारे में भी आपको पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन भी पढ़ने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जैन धर्म देख सकते हैं, बौद्ध धर्म है, भागवत, शैव मत, पारसी एवं जो यूनानी संपर्क है इनसे संबंधित इनको भी पढ़ना है। प्लस इनसे संबंधित क्या है जो अन्य पहलू हैं इनको भी आपको यहाँ पे रीड करना है। तो मोस्टली इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये एक छोटा सा कंसाइज वे में सिलेबस दिख रहा है, लेकिन उसके आगे ही देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य को हाईलाइट करके आपके सिलेबस में रखा गया है, यानी कि इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रागैतिक इतिहास को हाईलाइट किया गया है, दूसरे में है पॉइंट जो है मौर्य साम्राज्य। कितना अच्छे से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना होगा, और
उसका क्या है, उसका धम्म, अशोक और उसकी जो धम्म नीति है, यानी कि धर्म का जो प्रचार को लेकर के जो भी उसके प्रति समर्पण थे उनको भी देखना है। प्लस जो मौर्य काल का जो प्रशासन था, अर्थव्यवस्था थी, उस समाज में कैसे कैसा समाज एग्जिस्ट करता था, क्या कला थी, क्या संस्कृति थी, क्या आर्किटेक्चर्स था, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। प्लस यहाँ पे आपको कुषाण के बारे में भी आपको देखने को मिला है, कुषाण से संबंधित भी अन्य पहलू भी आपको यहाँ पे रीड करने हैं। फिर अगला थर्ड पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में दे रखा है, यानी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना से लेकर के आपको कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, इन सब के पहलुओं पर भी, यानी कि देखिए साहित्य, कला और संबंधित अन्य पहलू, अन्य पहलू में क्या आएगा, आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये सब जो कैसा था, ये तो ऑलरेडी इसमें लिखा ही है। और वहाँ की जो मंदिर कला, नृत्य, आर्किटेक्चरल शिक्षा शिक्षा पद्धति, ये सब कैसे था, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस स्थापना से लेकर के यहाँ पे जो उसका पतन तक को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में भी दे रखा है, जैसे कि समुद्रगुप्त दे रखा है, चंद्रगुप्त दे रखा है, फिर यहाँ पे जो स्कंदगुप्त दे रखा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन सब पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें जो है आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिया गया है। ठीक है। फिर उत्तर गुप्त काल के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि हर्षवर्धन का जो काल आता है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, कुल मिलाकर के आप देखें तो आपको ओवरऑल हिस्ट्री पूरी ही पढ़नी है। भले ही कितने अच्छे से बना के दिया गया है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होके ही आप इसको पढ़ पढ़ पाएंगे, तभी आपको एक क्लियरिटी के साथ अपने आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। हर चीज़ में, हर काल में आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक विकास और संबंधित अन्य पहलू। ठीक है। इसका मतलब है कि एक दूसरे से इंटरलिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो है आप देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है मेडिवल की बात करते हैं, भारत में इस्लाम का आगमन से लेकर के आपको जो है कहाँ तक पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य, सूफी मतलब भक्ति आंदोलन तक आपको पढ़ना है, लेकिन भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुए थे, ये यहाँ तक आपको पढ़ना है। फिर आगमन लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए जो पर्सनालिटीज़ की बात करें, जैसे कि इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, नगर साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, ये पूरा एक तरीके से आपको दे रखा गया है। यानी कि एबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन एमबीटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, एबीटी के बारे में पढ़ना है, सारा कुछ आपको अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे देखें कि बाबर, शेरशाह सूरी, ये सब जो है पूरा जो है आप यहाँ पे सिख जाट संबंधित अन्य पहलू, मुगल कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला एवं स्थापत्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पूरा सिलेबस में दे रखा है। अगर इसके पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियों को आगमन से लेकर के आपको पढ़ना है। यूरोपियों का आगमन आता है, लेकिन आपको जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन भी आपको यहाँ पे रीड करने। फिर यहाँ पे जो है वायसराय के बारे में भी दे रखा है कि आपको कहाँ कहाँ जो है देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम जो 1857 की क्रांति से ही मानते हैं, तो ये आपको देखना है। फिर इसके बाद गैर आदिवासी, आदिवासी जाति और जो किसान आंदोलन है, इनको भी देखना है। ब्रिटिश शासन कैसा था, भारत सरकार अधिनियम 1858 और संबंधित अन्य पहलू, यानी कि जो 1858 का अधिनियम था उससे भी पढ़ने हैं। और बहुत सारी चीज़ें कुल मिला करके न्यायिक प्रणाली, प्रशासनिक शिक्षा, न्याय सुधार, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर देखना है राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय है, यहाँ से आपको देखेंगे तो ये जो है मेंस के सिलेबस के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सीधे मेंस में भी हैं। फिर राष्ट्रीय आईएनसी का जो उद्गम है, उदारवादी अतिवादी दल, ये जो बंगाल विभाजन है, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन जो होता है, फिर 1916 के अधिवेशन में जब वो लखनऊ समझौते में ये फिर से मर्ज हो जाते हैं, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस में आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम भी देखने को मिलेगा, जो 1935 का अधिनियम था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या जो है उत्तराखंड के क्या क्या कैसे अभिलेख वगैरह मिले हैं, ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ कौन सी थी, ये सब आप यहाँ पे इसको पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे तो जो है उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें जो 1857 में क्या क्या उत्तराखंड से कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन से जो है आईएनसी में उत्तराखंड का, आईएनसी में जो उत्तराखंड का जो योगदान था उसको लेकर के, उत्तराखंड में जो जन आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित जितने भी पहलू हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर यूनिट 2 में भारत एवं विश्व का जो भूगोल है, ये आपको रीड करना है। फिर ये आप
यूनिट 3 में जो इंडियन पॉलिटी है यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, इसको भी देखना है आपको, ये भी पढ़ना है। सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये भी। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या देखना है, संयुक्त राष्ट्र को देखना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं यानी कि जो आ, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनको भी देखना है। सार्क, आसियान, साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट यानी कि जितने भी गुट ऐसे हैं जो मंच हैं जिनमें भारत की भागीदारी है या भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व, ये भी, प्लस संबंधित अन्य पहलू। फिर यहाँ पे देखिए भारत का संविधान स्पेशल आपको बता करके दिया गया है कि भारत के संविधान में जो संविधानात्मक विकास है उसको भी पढ़ना है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको भी आपको यहाँ पे देखना है। फिर यहाँ पे जो प्रियम्बल है उसको, सारे जो फंडामेंटल राइट, कर्तव्य, डीपीएसपी, जो संशोधन है, लोकसभा, लोकलेखा, ये सारे जो है आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। राजनीति से संबंधित अगर देखा जाए तो चुनाव से संबंधित जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन भी आपको पढ़ना है, जिला प्रशासन के बारे में भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है। फिर पंचायती राज में क्या क्या है, 73वां 74वां संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोग, स्थानीय निकायों को अधिकार देना, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे स्पेशल आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड की जो राज्य व्यवस्था है इसको भी आपको यहाँ पे रीड करना है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आता है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि इकॉनमी में आप कौन कौन सी चीज़ें को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जिससे कि अब मुद्रास्फीति यहाँ पे दे रखा है। मुद्रास्फीति की जो आर्थिक विकास बनाम जो पर्यावरण संरक्षण है, ये मुद्दा अक्सर मेंस में पूछा जाता है, तो ये हमारे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गरीबी और बेरोजगारी, फिर यहाँ पे जो जनगणना है, केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा आप कुछ डिटेल सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब टेलीग्राम के ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जैसे कि जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, महोत्सव हुआ है, प्रदर्शन हुआ है या कोई सम्मेलन हुआ है, इन सब को भी आपको देखना है। फिर खेल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो चर्चा में रहा है, ये भी आपको देखना है। शिक्षा से संबंधित, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, विश्व और भारत के मानव अधिकार कल्याण संगठन, ये सारी जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये यहाँ से हमारा जो है ये यहाँ पे प्रश्न पत्र द्वितीय शुरू होता है, यानी कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्नों की संख्या है यहाँ पे 100 है और पूर्णांक कितने का है, 150 का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 1.5 अंक का यहाँ पे होगा। समय आपको कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पे मिलेगा 2 घंटे। टोटल पूर्णांक की बात करें जो है यहाँ पे 120 लिखा है, यहाँ पे जो है पूर्णांक लिखा है 150, ये कैसे है। खैर एनीवे देखते हैं और आगे क्या है ये। अच्छा, मतलब इसके दो सेक्शंस में होंगे, कि जो पहले सेक्शन में क्या होगा, पहले सेक्शन में 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन के लिए 120 पूर्णांक होगा, और बाद में इसके लिए जो यूनिट 2 है इसमें बताई गई है, इसमें जो है 20 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 30। ये यहाँ पे आपको ये जो कुछ इंग्लिश के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और हिंदी दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट